Hello and good evening and welcome to the orientation session for audit September 2024 exam. Audit बहुत ही भयंकर पेपर जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कि यार ये पेपर क्या है, इसकी पास परसेंटेज इतनी पुअर है, हम कैसे डील करेंगे। तो अपने आप में अच्छा खासा डरा देने वाला ये पेपर होता है। ओरिएंटेशन में हम क्या क्या बात करेंगे इस पेपर से रिलेटेड, इसका पेपर पैटर्न, इसका सिलेबस कैसा है, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं, देन हाउ विल यू डील विद दिस पेपर, हाउ एम आई गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस पेपर, एवरीथिंग। मैं सबसे पहले आपके सामने एक पीपीटी लेके आती हूँ, मुझे कंफर्म करना आपको वो दिख रही है क्या। कोई पीपीटी सामने आ गई? चलिए, सो बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले अभी जब मैं आपको बोलूंगी कि आप एक एक स्लाइड की फोटो खींच लेना, उसकी फोटो खींचना ताकि आपको ये पता रहे कि हम कब क्या चीज कवर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू सी अंडर दिस सेशन? हम इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। नंबर 1, आप ऑडिट पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई इज दिस पेपर इंपॉर्टेंट फॉर यू? नंबर 2, इस पेपर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। नंबर 3, आप इस पेपर को हैंडल कैसे करेंगे? एंड नंबर 4, मैंने अपने सिस्टम्स में इस बार क्या नया इंट्रोडक्शन किया है। एक एक करके इन सब पे आपको आंसर देती जाऊंगी। सबसे पहले इस वाली स्लाइड की फोटो खींच लो ताकि आपको पता हो कि हम कब क्या बात करने वाले हैं। इसकी एक फोटो खींच लो प्लीज। डन, बढ़ जाओ आगे, आगे बढ़ जाऊं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एए इंपॉर्टेंट फॉर यू? यानी ऑडिट एंड एश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही क्यों? हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे ज्यादा नौकरियां किस रोल में लगती हैं? ऑडिट एंड एश्योरेंस रोल में। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास ही साइनिंग अथॉरिटी होती है। तो 2 चीजें इसमें नोट करना। नंबर 1, ये पेपर आपके करियर की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपने अगर ट्रिपल ए इन यूके वर्जन क्रैक नहीं किया तो आपको यूके में साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं। ऑडिट तो ठीक है, ऑडिट तो आपको करनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज योर कोर प्रोफाइल जिसमें आप लोग काम करते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले तो ऑडिटर होना चाहिए। अगर आपने ट्रिपल ए यूके वर्जन में क्लियर नहीं किया तो आप एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर साइन ऑफ नहीं कर पाएंगे यूके बेस्ड कंपनीज में। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है कि अगर साइनिंग अथॉरिटी चाहिए तो ट्रिपल ए क्लियर करना पड़ेगा। और ट्रिपल ए पास तभी होगा जब डबल ए थोड़ा सा हमारी ग्रिप में होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, किसी ने भी चैट बॉक्स में भी लिखा है, अगर ऑडिट आपका पहला पेपर है तो मेरी तरफ से सिंपल नो है। यानी स्किल लेवल पे आपका पहला पेपर ऑडिट कतई नहीं होना चाहिए। देखो, मिरेकल्स होते हैं, लोग होते हैं ऐसे जो सबसे पहले ऑडिट देते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ऑडिटर क्या होता है? जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देखता है और फिर बताता है कि ये ट्रीटमेंट्स ठीक है कि नहीं है, और एक ऑडिट रिपोर्ट साइन करता है दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिप्रेजेंट अ फेयर एंड क्लियर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सबसे पहले आपको खुद को ट्रीटमेंट तो पता होना चाहिए ना किसी भी ट्रांजैक्शन का, तभी तो उसको चेक करोगे कि ट्रीटमेंट ठीक है कि नहीं है। तो ट्रीटमेंट ठीक है कि नहीं है का ज्ञान कहां से मिलता है? एफआर से। सो अ करेक्ट लैडर ऑफ क्लियरिंग योर एसीसीए पेपर्स इज एफआर फर्स्ट, देन ऑडिट। बाकी पेपर्स को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट्स फाइन, बट नॉट एफआर एंड ऑडिट। बाय चांस इट हैज, वी हैव नोटिस दिस, इट हैज हैपेंड विद मेनी स्टूडेंट्स कि उन्होंने एफआर क्लियर किए बिना ऑडिट क्लियर कर लिया। बिल्कुल हमने देखा है ऐसा, बट दीज आर चांसेस। वी डू नॉट स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस। लोग बाइक उड़ा देते हैं, वो छलांग लगा देते हैं 10 फीट,
बच जाते हैं लोग, चांस है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये करने लग जाएं। So don't go on the chances. Try to understand the logic behind this sequence. So the logic is, first you should know how to prepare books of accounts, then you should audit them. तो एफआर पहला पेपर और उसके बाद में ऑडिट। हाँ, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इमीडिएटली नेक्स्ट ऑडिट होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई मस्ट नहीं है। आपने एफआर अगर मार्च में दिया है तो ऑडिट आप दिसंबर में दे सकते हो। पॉइंट इतना है कि एफआर पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप ऑडिट कर पाए, एकदम से बाद की कंडीशन नहीं है। अब सवाल पे वापस आती हूँ, व्हाई इज ऑडिट इंपॉर्टेंट फॉर यू? वन आंसर केम एज, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें तो वैसे ही ऑडिटर बनना है, तो ऑडिट हमारे लिए वैसे ही क्रिटिकल पेपर है। लेकिन ये तो मैं कह रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग ऑल दी स्टूडेंट्स कि किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, मेरे पे भी मत करो। तो सामने आपके कुछ प्रूफ्स लेके आएंगे। आप लोग ऑडिट फील्ड में कितने ज्यादा डिमांड में है। दिस इज अ स्क्रीनशॉट कमिंग फ्रॉम योर एसीसीए करियर पेज। आपको ऊपर दिख भी जाएगा, एसीसीए अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, बार्क्लेज की 8 दिन पहले की पोस्ट है, अश्योरेंस डेटा एनालिटिक्स। The paper you are studying is not only audit, it is audit and assurance. तो assurance data analytics की पहली पोजीशन। Pierian Services 2 दिन पहले की जॉब पोस्टिंग है, एसोसिएट स्टैट्यूटरी ऑडिट। EY मैनेजर अश्योरेंस 2 दिन पहले का पोस्ट है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एसोसिएट मैनेजर क्वालिटी अश्योरेंस, ये 11 दिन पुराना है। स्टेट स्ट्रीट 9 दिन पुराना, ऑपरेशनल ऑडिट। नॉर्दर्न ट्रस्ट 8 दिन पुराना, ऑडिट मैनेजर। ये तो मैंने सैंपल दिखाए थे। अगर मैं ईवाई की बात करूं, मल्टीपल पोजीशंस ऑडिट में ओपन है। बार्क्लेज मल्टीपल पोजीशंस ओपन मिलेंगी, डिलॉयट मल्टीपल पोजीशंस ओपन मिलेंगी। तो ऑडिट एक ही तरह की नहीं होती, इंटरनल ऑडिट भी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी है, सॉक्स ऑडिट भी है, स्टॉक ऑडिट भी है, कॉन्करेंट ऑडिट भी है, बहुत सारी ऑडिट्स हैं, एंड दीज ऑल आर डिफरेंट प्रोफाइल्स फॉर यू। दैट मीन्स दिस पेपर इज अ मेन पिलर ऑफ योर करियर। हालांकि एफआर भी मेन पिलर ही है, लेकिन ये तो अपने नाम से ही करियर है, ऑडिट प्रोफाइल। तो ऑडिट प्रोफाइल बहुत लार्ज है, इसलिए आप इस पेपर को पढ़ रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ट्रिपल ए यूके वर्जन में क्लियर करना जरूरी है, वरना साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखना। तो ट्रिपल ए देना पड़ सकता है, आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, उसकी तैयारी डबल ए कराएगा। अब इस पेपर के बारे में जानते हैं, इस पेपर का पैटर्न क्या है, इस पेपर का सिलेबस क्या है। पहले पेपर पैटर्न पे आते हैं। इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा निराला है। कैसा निराला है? पेपर पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपने जो स्किल लेवल पेपर अगर अभी तक दिए हैं, उनमें आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये 3 सेक्शंस आपको मिलते हैं। बाकी सारे स्किल लेवल पेपर्स में सेक्शन ए और बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाला सेक्शन होता है, और सेक्शन सी होता है जहां पे आप लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। ऑडिट में थोड़ा सा डिफरेंट है पेपर पैटर्न। ऑडिट में देयर इज नो सेक्शन सी, दैट मींस देयर आर ओनली 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 3 केस स्टडीज होती हैं, जिनके ऊपर बेस्ड होते हैं 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के, यानी 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन, 10 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन और 10 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन। दैट मींस सेक्शन ए इज वर्थ 30 मार्क्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। They can be any, they can be fill in the blanks, they can be choosing 2 out of many, they can be choosing 1 correct answer, they can be match the following, it can be anything. इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। सेक्शन ए 3 cases, each case having 5 questions, 2 marks each के। बाकी इसके लेवल पेपर्स में सेक्शन बी ऐसा दिखता है, यहां पे सेक्शन ए ऐसा है। इनके सेक्शन बी में
70 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं, which is completely subjective. That means the student will write answers and then the examiner will evaluate and give marks. Now this 70 is the main problem. ये 70 यानी कि सेक्शन बी जो है वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, यानी ऑडिट की पास परसेंटेज कम होने में बहुत बड़ा रोल इसका है। लेकिन एक चीज मुझसे सुनना आज ध्यान से, इस लेवल पे, स्किल लेवल पे मैं भी आज तक बोलती थी मस्त होके पढ़ो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, लेकिन अब विद एक्सपीरियंस एक चीज समझ में आ रही है, यहीं से थोड़ा थोड़ा अपने लिखने में इंप्रूवमेंट लाना चालू करो। क्योंकि अब जब मेरे स्टूडेंट्स पी लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनको लिखने में बहुत दिक्कत आ रही है, और ये मेरे ही नहीं, ये इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आती है। हम लोग कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वी आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एट द पी लेवल। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम हियर ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने अभी मार्च में फिर जून के लिए जो प्रिपेयर करे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लिखने की आदत ही नहीं है। Either they do not write full sentences or they do not write correct vocabulary. ये सब है इसलिए क्योंकि हमें लिखना अच्छे से नहीं आता। ऑडिट का पेपर पैटर्न चाहता है कि आप लिखें। 70 marks on section B clearly means that. So this you have to keep in your mind कि ऑडिट क्रैक करने का तरीका एक और एक सिर्फ यही है कि आपको सेक्शन बी पे ग्रिप पकड़नी है। वो कैसे पकड़ेंगे आऊंगी, बताऊंगी उस पे। तो एक बार आपको जरा आपके पेपर के दर्शन करा देती हूँ। हाउ डज योर पेपर लुक? देयर इज अ स्मॉल वीडियो, वो आपको दिखाती हूँ। आपको ये लेके चलेगी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। तो ये मेरा ACCA का अकाउंट है, सबको दिख रही है ना वीडियो? दिख रही है ना गाइस? यस मैम। सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे या आपके अकाउंट में भी आपको दिखेगा। हाँ, पेपर्स का स्टेटस 13 में से 11 नहीं दिखेगा। असाइन मटेरियल पे आ जाओ, ऑडिट एंड एश्योरेंस पे आ जाओ। ऑडिट एंड एश्योरेंस में ACCA ऑफिशियल रिसोर्सेज यहां जाना है, और स्पेसिमेन एग्जाम ये मैंने अनअसाइन किया हुआ है, आपको असाइन दिखेगा। इस पे क्लिक करके लेफ्ट में ओपन कर लो। क्योंकि मैंने पहले खोला था इसलिए उसने रिज्यूम का साइन दिखाया। आप लोग स्टार्ट करोगे, सबसे पहली विंडो कुछ ऐसी दिखेगी। वो बताएगा कि इसमें 2 सेक्शंस हैं। ये आ गया पहला सेक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है बफन एंड कंपनी के नाम से। राइट साइड में आपके पास इसका क्वेश्चन चल रहा है। ये पहला क्वेश्चन हुआ एक केस पे, केसेस बफन एंड कंपनी, उसका राइट साइड में क्वेश्चन आपके पास है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया बफन एंड कंपनी का। ये क्लिक कर सकते हो आप ऊपर नीचे, जो भी आंसर है आपका। देन दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ACCA कोड ऑफ एथिक्स पे, बफन एंड कोई क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। देन कम्स 4 मैच द फॉलोइंग, एंड देन कम्स 5 जो ट्रू पूछ रहा है। बफन एंड को पे ही चल रहे हैं अभी हम। पहला केस हो गया जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। अब आ गए हम एक नए केस पे, बेलोटेलिको। राइट में उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया बेलोटेलिको का। थर्ड, फोर्थ, ये एंशन मार्क किए मैंने ऐसे यहां, एंड फिफ्थ। ये बेलोटेलिको के 5 क्वेश्चंस हो गए। ऑब्जेक्टिव टाइप 2 केसेस आ गए हैं 5-5 लेके। अब आते हैं canavero.com। canavero.com पहला क्वेश्चन, ये दूसरा। आप विंडोज भी एडजस्ट कर सकते हो, ये देखो ऐसे विंडोज एडजस्ट हो सकती है। तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो canavero.com पे 5 क्वेश्चंस एंड सेक्शन ए इज ओवर। नाउ कम सेक्शन बी। सेक्शन बी दिखा रहे हैं 70 मार्क्स का।
मिलाको, ये पहला केस। राइट में आपको लिखने के लिए अपने आप एक रिस्पॉन्स शीट मिलेगी, उसमें आप टाइप करते रहिए। मिलाको, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नीचे तक यहां तक स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, इसको भी रिसाइज कर सकते हो, इसको टाइप कर सकते हो। आगे ले जाना है तो एंटर करते 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 आपका राइटिंग स्पेस बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट, मिलाकोपेई रिक्वायरमेंट नंबर बी। और देखो, इसमें एक ऑडिट में एक पर्टिकुलर हेड आता है, यानी एक टॉपिक, एक कंटेंट का काफी मेजर क्वेश्चन, ऑडिट रिस्क और रिस्पॉन्स से रिलेटेड, उसमें टेबल बनी बनाई आती है एग्जाम में। आप टेबल पे फिल करते चलिए और आगे बढ़िए। अगेन मिला कोई चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है, पार्ट डी पार्ट ई। तो 5 पार्ट्स हो गए इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। अब नए पे आ जाते हैं, बैगियो को। नया क्वेश्चन है बैगियो को। इसमें देखो टेबल अपने आप बनी हुई आएगी, 3 कॉलम्स टेबल। और अगर आपने पेज व्यू नहीं किया तो वो अपने आप पॉपअप देगा। देन बैगियो को अगेन सेम क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट नंबर बी। वेरिको, रिक्वायरमेंट नंबर ए। तीसरे केस पे आ गए हम, थर्ड केस, रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर सी, वेरिको, अभी भी उसी पे ही चल रहे हैं हम। रिक्वायरमेंट नंबर डी, सेम केस, नाउ इट हैज एंडेड, 20 मार्क्स का, एंड द पेपर इज कंप्लीट। तो कितने क्वेश्चंस मिले आपको यहाँ पे? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू सी अंडर सेक्शन बी? 3। देयर वर 3 क्वेश्चंस सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस थे? सेक्शन ए में कितने थे गाइस, कितने थे? 15 questions. 3 cases having 15 questions, ठीक है, करेक्ट। तो ये तो आपका पेपर पैटर्न ऐसा दिखेगा, विद ओनली 2 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए पूरा ओटीक्यूज का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी पूरा सब्जेक्टिव है, यू विल राइट, द एग्जामिनर विल रीड एंड विल गिव यू मार्क्स, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेबस की तरफ। सो ऑडिट का सिलेबस बहुत लंबा नहीं है, 17 चैप्टर्स को देख के घबराओ मत। इसका सिलेबस मोटा मोटा 12 चैप्टर्स का ही है। कैसे? समरी ऑफ की आईएसएस नॉट नीडेड, ये समरी हम ऊपर पढ़ रहे हैं ना। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, वर्ड कैसे यूज करना है, एक्सेल कैसे यूज करना है, ये सब हम अक्रॉस ऑल चैप्टर्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिविजन, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन द क्लासेस। Then question and answers, some sample, and then references. So ideally the syllabus ends at 12 chapters. 12 chapters का syllabus है। इसलिए my advice comes whenever you have your busy season in your office, opt for either PM or audit, क्योंकि दोनों का syllabus छोटा है। You don't feel tortured कि यार मुझे 20 चैप्टर करने हैं, 22 चैप्टर्स करने हैं, that doesn't go. So ये छोटा सा syllabus है। Now let's come to the changes, because September में हर बार September एग्जाम से for 1 year changes come into picture. क्या इस बार सिलेबस में कोई चेंज है? छोटा सा, not a major change, rather you will not even feel like that there is a change. जो ऑडिट फ्रेमवर्क है उसमें प्रोफेशनल एथिक्स एडिशनली डाले गए हैं, बस ये बताने के लिए कि ऑडिटर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर कोई भी कोड ऑफ एथिक्स ब्रीच हो जाए। तो ये हम अभी भी पढ़ते थे, अब स्पेसिफिकली इसमें डाला गया है। दूसरा, ऑटोमेटेड टूल्स डाले गए हैं,
यानी कि अब यूज ऑफ एआई यहां पे डाला गया है कि अगर हम कोई भी एआई या ऑटोमेटिक टूल ऑडिट के टाइम पे लगाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे। इनका क्या करें, आप लोगों को कुछ नहीं करना। द चेंजेस आर नॉट दैट मेजर जिसके पीछे आप एक नई किताब खरीदें। अगर आपको 22 या 23 वाली बुक मिलती है, दैट्स गुड, बिकॉज एज ऑफ नाउ हम कैपलिन फॉलो करते हैं। मेरी क्लासेस में मैंने स्टडी हब से भी कंटेंट उठाया हुआ है, लेकिन आपको कोर कैपलिन पे रखना है। अगर कैपलिन आपको मिलती है बाजार में हार्ड कॉपी, ले लो, नहीं मिलती है पुरानी वाली भी चलेगी, अपने दोस्तों से भी बोरो कर सकते हो। ये जो 2 एडिशनल आइटम्स हैं, ये मैं आपके एसीसी स्टडी हब से आपको कराऊंगी। इन दोनों के पीछे नई बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन पिलर ऑफ द सब्जेक्ट hasn't changed. There are two small cosmetic differences. ये जो cosmetic differences और additions हैं, वो it can be done. Okay, Swayam is asking a question कि हम study text भी खरीदें क्या? Swayam, see, completely depends upon you. There are many students जिनको confidence नहीं आता जब तक वो study text read नहीं करते। On the other hand, मेरी सलाह ये होती है कि आप please study text पे कम focus करो because of the language they use. See, we mentors play a role कि हम चीजों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखेंगे, लेकिन उस सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के वापस एक अनसिस्टमेटिक चीज पे जाके उसको वॉश ऑफ करना, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन कई बच्चे मैंने देखे हैं, उनको तसल्ली नहीं होती जब तक वो स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ते। अगर आप उनमें से हो तो स्टडी टेक्स्ट ले लेना, वरना मत लेना, ठीक है। आई हैव कवर्ड एवरी कॉन्सेप्ट इन दी क्लासेस, सो यू वोंट फाइंड अ नीड कि भी स्टडी टेक्स्ट अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। Okay, am I clear? So, moral of this, you don't have to buy the new books. Even 2022 या 2023 वाली बुक भी चलेगी, 24 वाली है तो भी चलेगी, because whatever is the addition, it has been covered in the classes. ये वाला जो है, ये मैं स्टडी हब से आप लोगों को लाइव कराऊंगी। जब आप लोग कोड ऑफ एथिक्स तक पहुंचोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका लिंक क्या है, तो ये लाइव कराऊंगी। आगे बढ़ते हैं, क्लासेस में क्या क्या कवर्ड है, एज आई सेड सब कुछ कवर्ड है। हाँ, एक चीज, आपको 1-2 चैप्टर में ना कुछ चैप्टर नंबर गड़बड़ दिखेगा कि यार ये तो बुक में चैप्टर नंबर 10 है, मैम ने चैप्टर नंबर 8 क्यों लिख रखा है। उसके पास में देखना वो चैप्टर नंबर 8 स्टडी हब लिखा होगा आगे, इसलिए चैप्टर नंबर्स में कंफ्यूज मत होना। वो आइडेंटिफिकेशन इसलिए डाला गया है कि जो भी स्टडी हब, एसीसीए के स्टडी हब में चीजें आई हैं वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी, जस्ट टू टेल यू दी ट्रैक कि ये कहां से आ रहा है, यानी ये जो कंटेंट है ये मैं कहां से लेके आई हूं, आप ताकि वहां पे जाके ढूंढ सको। तो चैप्टर नंबर्स अगर आपको लगे कि बुक के हिसाब से मैच नहीं कर रहे हैं तो समझ जाना वो इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं, आई हैव ट्राइड टू लोकेट इट टू एसीसीए स्टडी हब। बाकी कंटेंट आपको जैसे जैसे सीक्वेंस में क्लासेस दिख रही है वैसे वैसे ही कंप्लीट करना है, वो भी एक बार आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं ग्लोबल रिजल्ट पे और हमारे रिजल्ट पे, यानी रिपोर्ट कार्ड पे। सब ऑडिट का जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर इस पाई चार्ट को देखोगे, 100 की पॉपुलेशन में से 43 स्टूडेंट्स पास होते हैं, 57 रह जाते हैं। और आप लोगों को ताज्जुब होगा सुन के, ये 57 में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मार्जिनल फेलियर्स में होते हैं। ये मार्जिनल फेलियर क्या होता है, 47, 48, 49 की रेंज को मार्जिनल फेलियर बोलते हैं। अब ये मार्जिनल फेलियर वाले वो बच्चे होते हैं जो शायद एक चीज ठीक कर देते थे तो ऑन द अदर साइड होते। मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जो क्लियर नहीं कर पाते, उनमें 80% मार्जिनल वाले होते हैं। यानी अगर एक टॉपिक भी अच्छे से किया होता, एक एडिशनल टॉपिक अच्छे से किया होता और उसको बेटर प्रेजेंट कर दिया होता एग्जाम में, दे वुड नॉट हैव बीन सिटिंग इन दी रीअटेम्प्ट। तो अब यहां से आपको हमारे रिजल्ट समझने जरूरी है। एक टाइम हमने 77% रिजल्ट भी देखा, एक टाइम 54% भी देखा, और अभी लेटेस्ट में 55% भी देखा मार्च रिजल्ट। आपको इसका थोड़ा सा रीजन बताती हूँ। इसका एवरेज आउट करके 65 आ जाता है, यू कैन कैलकुलेट दैट। ऊपर भी मैंने एवरेज ही लिया है, नीचे भी एवरेज ही लिया है।
ये रीजन फ्लक्चुएशन का क्या है? व्हाई at a point of time it is 77%, why sometimes it is 70, why sometimes it is 55? I mean the gap is really big. So I'll tell you the reason. क्योंकि पिछले 7 दिन से I have been playing with the data and trying to find out where we can improve. This is something which I found. ये जब 77 और 70% आया है, मैंने इस टाइम के मॉक टेस्ट पेपर्स निकाल के देखे, एंड यू वुड बी शॉक्ड टू नो, एक भी बच्चे को मैंने ये नहीं लिखा था दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। जबकि मार्च अटेम्प्ट दोनों साल देखो, दोनों सालों के मार्च अटेम्प्ट देखो, ये मार्च अटेम्प्ट में यूजुअली वर्किंग बच्चा पेपर देता नहीं है। ये कौन बच्चा होता है दोनों मार्चेस में जिसमें हमारे 50% के आसपास आए हैं? ये वो बच्चा होता है यूजुअली जो कॉलेज में होता है, जो पढ़ाई में मस्त मौला हो रहा होता है, पढ़ाई को भी सीरियसली नहीं लेता, और अनफॉर्चुनेटली जिसकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। आई एम सॉरी टू से दैट ब्लंटली, बट इफ आई डोंट स्पीक अप टुडे देन यू विल बी फेसिंग इट समडे। मैं वो सैंपल भी आपको दिखाऊंगी, आई विल नॉट टॉक जस्ट हवा में, लेकिन मार्च के दोनों स्टैटिस्टिक्स इसलिए भी खराब हुए क्योंकि कॉलेज गोइंग बच्चे ने इस पेपर को सीरियसली नहीं लिया। He took it for granted. The way he gives his BCom exams, he thought ACCA का ऑडिट एग्जाम भी ऐसे ही होगा। ये बहुत बड़ा रीजन रहा। मैंने बहुत पेपर्स में मार्च अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को कमेंट बार बार लिखे हैं, वर्क ऑन योर इंग्लिश, वर्क ऑन योर इंग्लिश, रीड द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली, योर आंसर इज नॉट मैचिंग विद व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। बहुत सारे पेपर्स में मेरा ये कमेंट गया है। यही कमेंट काफी कम था सितंबर और दिसंबर वाले अटेम्प्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ऑफिस गोइंग बच्चा था जो ऑलरेडी मेल्स लिखता है, जिसको प्रैक्टिस होती है, और उस बच्चे को ये चैलेंज ज्यादा आता नहीं है because he understands the requirement of the examiner. Why? Because he understands the requirement of the client. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जादू किसी भी इंस्टीट्यूशन का नहीं होता, ये मेरा नहीं है। ये ताली दोनों हाथों से बजेगी। I will not take 100% credit, neither have I taken it at any point of time. क्योंकि मेरे पास अगर 65% बच्चा पास हो रहा है तो 35% बच्चा रह भी रहा है। I have failed in taking them up. And with this quarter, I'll try to put up something more on these 35% students. कुछ आइडिया आया तो है, I am just trying it. Maybe it works, maybe it doesn't work. लेकिन कोशिश तो करती हूँ। एक बार बताऊंगी अभी आपको कि इसमें कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये तो यहाँ पे बता दिया, इंग्लिश सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है स्टूडेंट्स की when it comes to audit. So I teach audit in Hindi to tell the concepts. Somebody told me कि इंग्लिश में पढ़ाना चालू करो। मैं कर सकती हूँ वो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, मेरी इंग्लिश सुन के समझना doesn't guarantee that you will write English in the correct form. So that was one of the problems कि सुन के समझना और उसको खुद क्रिएट करके फ्रेम करके लिखना are two different things. So what is needed is your writing practice. तो ये स्टैटिस्टिक देख लो। अब मेरे पास जो बैच है वो 77% वाला बैच है या 55% वाला है, लेकिन अब की बार ये तो मेरे पास चैलेंज है कि 55% से इनको ऊपर तो खींच के लाना है मुझे। क्या करेंगे अब इसके लिए? सबसे पहले तो इन पे तालियां बजाएंगे जी। ये मार्च का रिजल्ट है, तो जहां पे अब देखो इसमें क्लियरली आपको दिखेगा लड़कों और लड़कियों का जो रेशो है। गर्ल्स आर वेरी एक्सप्रेसिव इन राइटिंग, यूजुअली दे कैरी फाइन इंग्लिश, बट बॉयज बहुत जल्दी जल्दी में लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, एंड दे अज्यूम कि समझ ही जाएगा एग्जामिनर। तो यहाँ वो देख लो उसका नतीजा, रेशो ऑफ गर्ल्स पासिंग एंड बॉयज पासिंग। और मेरे स्टार परफॉर्मर्स जो हर पेपर एक एक बार में क्लियर करते गए हैं, बॉयज में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑडिट में परेशान हुए जस्ट बिकॉज लैक ऑफ एक्सप्रेशन एग्जिस्टेड। हाँ, और ऐसे भी होते हैं, क्रिश है, क्रिश इज वेरी एक्सप्रेसिव। आई रिमेम्बर क्रिश ने लिखा था, पता नहीं मेरे बर्थडे पे बड़ा सुंदर सा मैसेज लिखा था इसने, बहुत लंबा,
Beautifully written. Then Yugansh, very expressive. तो थोड़ा सा ये जो गैप आ रहा है इंग्लिश की वजह से आ रहा है, प्लीज मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि कुछ धक्का लग सकता है अपन को। अब हम कैसे करेंगे, व्हाट विल वी डू? सबसे पहले तो मैं आपको एलएमएस से मिलाऊंगी कि हमारे एलएमएस पे क्या क्या चीजें हैं, आप कैसे कैसे उनको एक्सेस करोगे, ये तो एक अलग चीज है। जो सेकंड चीज है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट में आएगी, दैट इज फॉलोइंग माय कैलेंडर। नाउ व्हाट इज दिस कैलेंडर? तो मैंने एक बार ये यूट्यूब पर अनाउंस किया था कि अब हम प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर बन गए हैं। I will try to give something to you all as a gratitude from my side. So here we begin. The first thing is changed systems now. Now this calendar will show you how the systems have changed drastically. कैसे चेंज होंगे वो भी बताऊंगी। आपको कैलेंडर दिखाती हूं पहले आपका। ये आपका शेड्यूल है, ऑडिट का शेड्यूल। Now let me show you what has been changed. सबसे पहली चीज, द ब्रोशर विच यू जस्ट सॉ, जिसमें क्लास अनाउंस हुई थी, उसमें आपको ऑडिट की 4 प्रॉब्लम क्लासेस दिख रही होंगी। यहाँ पे 6 कैसे आ गई? मैंने बढ़ा दी, बहुत बड़ी मेहरबानी करी? नो, जस्ट नोटिस दिस, दीज आर प्रैक्टिस सेशंस। I'll tell you what is the drastic change here. अभी तक क्या हो रहा था, प्रॉब्लम सेशंस 4 हो रहे थे, और वो कैसे हो रहे थे? भाई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा सिस्टम था, आई लाइक दैट। थोड़ा सा रिजल्ट भी मुझे इंप्रूव दिखा उसमें कि हाँ हम बढ़े, 3-4% आगे बढ़े, क्योंकि जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे थे उनको कुछ तो कराया मैंने सामने बिठा के। लेकिन अब थोड़ा सा बैंग ऑन हिट करते हैं। कैसा बैंग ऑन हिट करते हैं? जहां नीड है वहीं पे हिट करते हैं। अब ये जो सेशंस होंगे ये होंगे आप लोगों के वीकनेसेस पे। कैसे वीकनेसेस पे? ये 1 to 5 चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे 30 जून तक, और 30 जून को संडे को हमारी सबसे पहली क्लास होगी। अब द मेजर चेंज, यहाँ पे आपको फैकल्टी दिख रहा है, यहाँ पे निधि दिख रही है, यानी कि निधि मैम तो 3 ही सेशंस में आपके सामने है, बाकी 3 में कोई और आएगा। तो ज्यादा डिमोटिवेट मत हो, सुनो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। See, I need some time to do some analysis on your performance because I need to create these. तुम बोलोगे मैम पहले क्रिएट कर लेते, मुझे क्या पता तुम किस चीज में अटकोगे। So this has to happen based on your weaknesses. ये मुझे एक टीम के साथ करना पड़ेगा ना। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई रेवेन्यू को आप कैसे ऑडिट करोगे? यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू। हाउ विल यू डू दैट? नाउ इन द लाइव सेशन द फैकल्टी विल कम अप, will make you write the answers and then will give a feedback there and there कि आपने ये चीज सही लिखी, ये गलत लिखी। तो ये तो वो फैकल्टी भी कर सकती है, उसके लिए मेरे को आने की जरूरत कहाँ आ रही है? On the other side, once the session is done, she will give me a feedback कि मैम ये बच्चों ने गलतियां करी थी। There was Max, there was Amitabh Bachchan ji जिन्होंने ये गलती करी, there was Salman Khan who made this mistake and there was Manisha Koirala who did this mistake. मैम इन 4 बच्चों ने ये गड़बड़ियां करी। Now this will be my job to create a test to see कि इन 4 बच्चों की ये जो गलती हो रही थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई। यानी कि ये इस फैकल्टी के फीडबैक पे मुझे एक टेस्ट क्रिएट करना होगा। तो ये टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं हो सकते हैं, या आपकी कमजोरी के बेसिस पे होंगे। अगर मुझे लगेगा कि एक टेस्ट से बात नहीं बन रही है, कमी ठीक नहीं हो रही है, एक टेस्ट और बनेगा, ताकि आपको बार बार उस पर ये चीज जवाब दिया जा सके कि कैसे कहां पे आप क्या इंप्रूव करेंगे। बात समझ में आई? व्हाट इज द ड्रास्टिक चेंज नाउ? गाइस मुझे थोड़ा इंटरनेट में लैग लग रहा है, कैन यू ऑल हियर मी एंड सी मी प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चेंज सिस्टम में समझ में आया व्हाई आई नीड अ फैकल्टी टू इंटरवीन। बिकॉज इफ आई कीप ऑन कमिंग एंड कीप ऑन टेलिंग यू कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करो, तो तुम्हारी कमजोरी मुझे पकड़ में आएगी नहीं।
तुम्हें असल में जरूरत है किस चीज पे, ये किस चीज पे मुझे टाइम लगाना जरूरी है, एंड आई कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो ये फैकल्टी तो प्रैक्टिस करा देगी। जब मैं उनको बोलूंगी कि देखो इसमें ये चीजें मुझे एक्सपेक्टेड है, बच्चा ये जरूर लिखे, ये जरूर लिखे, ये जरूर लिखे, ये तो वो बोल देंगी, मेरा क्या बोलना है इसमें। अब आपको एक बार तैयार किया, उसके बाद में भी आपने ये चीज ठीक परफॉर्म नहीं करी, तो मेरे लिए एक अलार्म सिग्नल यहां आ जाएगा कि यार ये 4 बच्चे बताने के बाद भी ठीक नहीं कर रहे हैं। गॉट इट, गॉट द आइडिया कि ये कैसे चलेगा सारा सिस्टम। अब ये 3 में मैं क्यों हूं, क्योंकि ये 6 से लेकर 12 तक 70% पेपर इसी में से आता है, इसलिए इन तीनों सेशंस में मैं हूं। यानी क्रिटिकल चीज अभी भी मेरे हाथ में है। तुम ये चिंता मत करो कि मैम आप फ्री होने वाले हो, नहीं मैम तो ज्यादा बिजी होने वाली है। लेकिन मैं एक जेनरिक पढ़ाई कराने के बजाय आई वांट टू अटैक ऑन योर वीकनेसेस सो दैट नोबडी सीज दिस अगेन। ये जो 35% बच्चे हैं ये मेरे दिमाग में घूम रहे हैं अभी भी। मुझे नहीं चाहिए वापस से कोई आए और बोले मैम क्लास का एक्सटेंशन दे दो। आई रियली डोंट वांट दैट। तो मुझे वहां काम करने दो, rather than I coming up in the class and doing something which is generally maybe किसी के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, पर मैंने तो अपना टाइम लगा दिया। तो मेरा टाइम ढंग की जगह लगे ना यार, जहां वाकई मेरी जरूरत है। समझे, मुझे इसके लिए टाइम चाहिए और इसके लिए मुझे इनका साथ चाहिए। एंड डोंट वरी, द फैकल्टी इज नॉट समवन की मैंने अपने किसी स्टूडेंट को बुलाया और डाल दिया। मेरे बराबर से एक्सपीरियंस वाली है, या मेरे से 3-4 साल कम होंगे, बट तुम लोगों से बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। Got this? बात समझ आई? Why the system is changed, for what the system is changed. So these tests will happen. Test का भी T बन गया. After every class, because after every class I'll take a feedback from the faculty कि जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे आज वाली क्लास में किस किस बच्चे पे आपने वो वीकनेस देखी और वो वीकनेस किन एरियाज पे थी. So I will have to create something related to that area. Clear? समझे? समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेंज नंबर 2, सेक्शन बी के टेस्ट मैं पहले भी लेती थी, जहां पे बच्चा लिखता था मैं उसको चेक करती थी। ये अभी भी होंगे, 4 टेस्ट पहले होते थे, अभी भी होंगे, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस। पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था इसमें, अब 30 मार्क्स का सेक्शन बी होगा प्लस एक 15 मार्क्स का एक केस होगा। 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स ले लो, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन ए का और 35 मार्क्स का सेक्शन बी का। यहां पे 10 मार्क्स का सेक्शन ए का और 60 मार्क्स का सेक्शन बी का। नाउ गेटिंग द डिफरेंस। पहले मैक्सिमम जो सेक्शन बी के टेस्ट हुआ करते थे, या तो वो 15 मार्क्स के होते थे, या 20 के होते थे, या फिर 25 के होते थे, नॉट मोर देन दैट। इंक्रीजिंग द मार्क्स मीन्स more parts to write, more answers to write, more answers to check. ठीक है, समझे, बात समझ आई? नाउ दिस सिस्टम आल्सो इज कंप्लीटली चेंज्ड। पहले मैं जो सेक्शन बी के टेस्ट देती थी उसमें सिर्फ सेक्शन बी होता था, अब इसमें सेक्शन ए का एक क्वेश्चन पक्का होगा। आई टेल यू द रीजन व्हाई। पेपर में आपका दिमाग ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों को हैंडल करने के लिए तैयार करना है। तो इस बार मैंने ये भी प्रॉब्लम बच्चों में देखी कि सेक्शन ए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे वो, ताकि सेक्शन बी अच्छे से हो जाए। कोई सेक्शन ए में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा था, सेक्शन बी में कम लगा रहा था। तो ये जो मिसमैच था, मुझे इसको हैंडल करना है। आप जितना जस्टिफाइड टाइम है आप उतना ए पे लगाओ, और जितना टाइम बचता है उसको बी में फटाफट फटाफट लिखने में खत्म करो, ताकि जब आप जल्दी भी लिखो तो भी आप सेंसिबल लिखो। That is why I need to introduce section A का एक क्वेश्चन हर टेस्ट में। सेक्शन बी के क्वेश्चंस will be more detailed with more requirements now। ये 2 बड़े चेंजेस हैं, तीसरा एक बड़ा चेंज भी लाऊंगी, बता रही हूं अभी। अब ये प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जिनको भी लग रहा है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो स्कूल जैसा सिस्टम है। हाँ, ये बिल्कुल स्कूल जैसा है। अगर आपको लगे कि आप नहीं इसमें अडेप्ट कर पाओगे, हमसे फीस रिफंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप ये सब चीजें करोगे। तो ये जो बच्चे मैंने दिखाए थे ना जो पास हुए थे,
इनमें 90% ने मॉक टेस्ट दिए हैं, सेक्शन बी के टेस्ट दिए हैं। 10% जिन्होंने नहीं दिए हैं, ये वो बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश वैसे ही अपने आप में धुरंधर है। और मैं तो इन बच्चों को ये बोलती थी कि कोचिंग नहीं चाहिए ऑडिट में, बट स्टिल दे टुक दी कोचिंग कि मैम जब तक पैसे नहीं लगेंगे ना तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। सो वट एवर पॉइंट ये 90% को कोई चीज फायदा कर रही है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच विल बेनिफिट यू ऑल्सो। आपको ये करना है। इस बार से एक और सिस्टम चलेगा जो आप लोगों के लिए बहुत ट्रबलसम हो सकता है। सेक्शन बी के टेस्ट में जहां मैं गलतियां मार्क करूंगी, आप सॉल्यूशन से उसका करेक्ट वर्जन टाइप करके हमें सबमिट करेंगे। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ इससे पहले कि आप मुझ पे गुस्सा हो। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने कुछ पेपर्स चेक करे और मल्टीपल चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही, देयर वाज नो इंप्रूवमेंट। अब उस बच्चे को मैंने फोन किया कि भाई कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा। ही सेड मैम आप बताओ ना क्या लिखना है। मैंने कहा यार सारे सेशंस में प्रैक्टिस कराइए, वहां कमेंट लिख रही हूँ लंबे लंबे कि इसको ये लिखना था, तुमने कमेंट रीड किए मैंने क्या लिखा? और उस बच्चे ने बोला मैम रीड नहीं किए। फिर फायदा क्या है मेरे लंबे लंबे कमेंट डालने का? मैं वहीं पे ब्रैकेट बना के बोल रही हूँ इंस्टेड ऑफ दिस शुड हैव बीन रिटन। फायदा क्या हुआ जब उसको रीड नहीं किया तो? सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज अ रूल, once you get your answer sheets, within next 3 days you will submit the corrected answers to us। यानी उनको आप वापस से रीफ्रेम करके मेरे फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए जो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आंसर शीट आपको मिलेगी, आप उसको टाइप करके मुझे दोगे। और टाइप करके नहीं, सॉरी, हैंड रिटन दोगे, पेपर पेन पे लिख के आप वो मुझे दोगे। ये सबमिट करेंगे आप सब। सो आई मे लिटरली साउंड वेरी हार्श ऑन दिस, बट ऑडिट का यही इलाज है। ठीक है, बुरा लग रहा है बहुत, बुरा लग रहा है बहुत। ये आपका कैलेंडर है, ये आपको भी मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ये सेकंड को आपका एग्जाम है, आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है। मॉक 19th और 25th को मॉक्स होंगे आपके। तो मुझे 5 दिन किसी भी टेस्ट में चाहिए होते हैं चेक करने के लिए। आई टेक 5 days क्योंकि बाकी पेपर्स भी एक साथ चल रहे होते हैं। तो मैक्सिमम 5th डे तक यू गेट योर आंसर शीट्स इवेल्युएटेड। ये आपका कैलेंडर है, ये आपको अभी LMS पे थोड़ी देर में अपलोडेड मिल जाएगा। ओके, सो कैलेंडर आपने देख लिया, LMS से लास्ट में मिलवाऊंगी। आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट से। नाउ समथिंग न्यू फॉर यू ऑल, which I said that there is a drastic introduction to our systems. English assistance course. डोंट वरी, तुम्हें इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। ये कोर्स क्यों है इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं जिन स्टूडेंट्स के लिए आपको बोल रही हूँ जिनकी इंग्लिश की वजह से वो सफर किए, उनको मैं बार बार बोलती रही भाई इंग्लिश पे काम करो, भाई इंग्लिश पे काम करो, भाई सेंटेंस का मतलब ही बदल जा रहा है बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश की वजह से कभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इंग्लिश बिकेम देयर प्रॉब्लम। पर मेरे बार बार बोलने पे भी उन्होंने अपनी कोचिंग नहीं लगवाई। और 99% मुझे यकीन है उनका पास होना बहुत मुश्किल है। भगवान करे पास हो, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पाए होंगे तो ये कारण इंग्लिश रहेगी, इंटेलिजेंस नहीं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट बेसिकली। आप उनसे हिंदी में पूछो, वो हिंदी में जवाब दे देंगे, बिल्कुल बैंग ऑन। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, वहां गड़बड़ है। सो वी आर लॉन्चिंग दिस इंग्लिश असिस्टेंस कोर्स फॉर एवरीवन। लेकिन ये एवरीवन एक बार सिर्फ लेवल 1 पे ही आएंगे जब वो अपना असेसमेंट करवाएंगे। 28 के आसपास आपका एक पैराग्राफ राइटिंग का असेसमेंट होगा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किन को इस असिस्टेंस की वाकई जरूरत है, ताकि हम बैच में 50 स्टूडेंट्स को ना लेके बैठ जाएं। जिन 10 स्टूडेंट्स को इंग्लिश असिस्टेंट की जरूरत है वही उस क्लास में है। इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड होंगे जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। This will be a 15-hour course. You don't have to pay anything for this, but there is a rule. That rule is
अगर आप इन 15 सेशंस में से 3 सेशंस में छुट्टी मार जाते हैं, उसके बाद अगर आपने छुट्टी मांगी या छुट्टी मारी, तो आपको आगे आने वाले किसी भी प्रोग्राम में हम बैठने नहीं देंगे। दिस इज सिंपली टू इंश्योर योर अटेंडेंस। ये आप ही के लिए किया जा रहा है, और अगर आप ही आलस में या प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से अटेंड नहीं करोगे, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा कि आप उसको अटेंड करो। आई कैन नॉट से कि मैं तुम्हारा मॉक चेक नहीं करूंगी, तो मुझे गिल्ट रहेगा। आई कैन नॉट से कि लाओ पैसे जब तक तुमसे नहीं लूंगी तब तक तुम अटेंड नहीं करोगे। आई वॉन्ट टू कीप इट फ्री, ताकि तुम्हारे पास कोई वजह ना हो इसको ना अटेंड करने की। लेकिन फिर भी एक वजह आ सकती है, आज तो मेरे को डेट पे जाना है मैम। इसी 1 घंटे में कोई डेट नहीं होगी, इसी 1 घंटे में कोई जुम्बा क्लास नहीं होगी, इसी 1 घंटे में आप कुछ नहीं करेंगे इंग्लिश सीखने के अलावा। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस पनिशमेंट। 3 छुट्टी मिलेगी, उससे ज्यादा छुट्टी लेने पे आप फ्यूचर में हमारे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए प्लीज ऐसा नहीं करना। आई एम पेइंग somebody so that you all benefit. If you all close your doors, if you all do not want to listen, you close your eyes, तो इससे साइड पे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच आई एम इंट्रोड्यूसिंग फॉर एवरीवन। ये क्यों हो रहा है जरा एक बार देख लो। ये कुछ सैंपल ऑफ आंसर्स हैं जो मुझे मिले चेक करने को। मेजर कस्टमर फेस द सेफ्टी इश्यू इन रिगार्डिंग द कार एज अ रिजल्ट सुइंग द वूअर को। According to IS 37, contingent liabilities and contingent assets for this legal issue has been disclosed. Does it make any sense? This is the answer I checked in the last quarter. देखिए इंग्लिश, कहीं सेंटेंसेस जुड़ ही नहीं रहे, जबकि जब मैंने उसको फोन करके पूछा कि यार ये क्या था, he correctly gave the answer. मतलब आंसर हिंदी में was bang on correct. सेकंड स्टूडेंट का सैंपल देखो। The company also revalued its factory premises 3 months before the year end. यहां तक ठीक है, इतना चल जाएगा। The company not do correct revalued the factory premises as per IS 16. This sentence, look at this sentence. The accounting treatment may not done as per IFRS. It's not about only audit. P level will involve explanation only. वहां पे कैसे पार पड़ेगी। और देखो एक सैंपल और देखो। The impact of outsourcing था ये। The payroll function will make a independent body for the payroll and it reduces the fraud and manipulation in the payment of salary and wages. This is fine. यहाँ के बाद में ठीक था। The external auditor should also can be released. क्या हो क्या रहा था ये, गड़बड़िया है, रियलाइज हो रही है कुछ इंग्लिश मिस्टेक्स, या काला अक्षर भैंस बराबर है। भाई लोगों कुछ हो रहा है रियलाइजेशन। Yes, ma'am. इसमें देखो, just highlight where is the mistake happening in English. Physical inspect all the non-current assets and cross-check with the non-current asset records to physical presence of the asset and must check if any new asset is purchased and notified. Any mistake you find here? Ma'am, first line, second line is the mistake only, the grammatical mistake. Grammatical mistake है first line में भी। Physical inspect the all the है, the all the ये क्या है? Then there is the risk of the loss the company, so company make the provision of the 3 million and discuss the issue with the lawyers and the chance of the loss the case is। समझ रहे हो ना ये। अगर I am so deadly passionate about teaching, improving the students' performance, the examiner is not under this morality.
उनको मार्क्स देने हैं, और अगर उन्होंने ऐसा आंसर देखा, ही विल डायरेक्टली गो एंड गिव यू अ 0, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसी के लिए आपके पास ये इंग्लिश असिस्टेंस वाला कोर्स लॉन्च किया गया है। Now, before I take the Q&A, let me introduce you to the LMS. आपको जाना है सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट है वैल्यू एजुकेशन की, value-ed.in। यहां से आप लॉग इन करेंगे, और मैंने लॉग इन किया हुआ है। माय कोर्सेज पे जाना है, एंड देन दिस येलो वाला, दिस इज योर कोर्स। अब सबसे पहला आइटम ओरिएंटेशन है। ये जून का क्यों दिख रहा है? क्योंकि सितंबर का आज हो रहा है। आज वाला यहीं पे इसी जगह पे आ जाएगा। ये प्लानर जो जून का प्लानर था, आप देख सकते हैं देयर इज नथिंग, सिंगल पेज प्लानर है। आप लोगों के लिए चीजें बहुत सारी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। देन लिंक ऑफ कैपलन चैप्टर्स विद एसीसी स्टडी हब। सिर्फ एक बार मैंने बताने की कोशिश की है इसमें, आपका डाउट दूर करने के लिए कि क्या स्टडी हब का सब कुछ क्लासेस में कवर्ड है। कवर्ड है। सीधे आ जाना सेशंस की तरफ। ये जिस सीक्वेंस में करे हुए हैं उसी सीक्वेंस में करने हैं आपको, ठीक है? इसी सीक्वेंस में जाना है आपको। जो कैलेंडर है, कैलेंडर में भी ये बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 to 5 आपको कंप्लीट करके आने हैं 30 जून तक। यानी कौन से वाले? चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये यहां तक वीडियोस देखनी है और नोट्स पढ़ने हैं, बस ये करना है। इन 5 चैप्टर्स में से सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। एग्जाम किट उठाना, एग्जाम किट अपने आप ही क्लियर कट बनी हुई है कि इन पर्टिकुलर पोर्शंस में ये वाले क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। यानी जो ऑडिट की एग्जाम किट है उसमें खुद ही दिख जाता है। इसमें से लेट सपोज कोई चैप्टर है इंटरनल ऑडिट का, आपकी एग्जाम किट में हेडिंग डली हुई होगी इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चंस ये हैं। तो आप एग्जाम किट में सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चंस अभी कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सेक्शन बी करने के लिए सिलेबस काफी सारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि उसमें कई पार्ट्स होते हैं और कई पार्ट्स अलग अलग चैप्टर्स के होते हैं वो। तो आपको जब तक आप 6, 7, 8 चैप्टर्स नहीं कर लेंगे, सेक्शन बी पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अभी फर्स्ट क्लास के लिए 5 चैप्टर्स करने हैं, यानी इनकी क्लासेस सुननी है, प्लस नोट्स लर्न करने हैं, प्लस सेक्शन ए के क्वेश्चन जितने भी हो वो कर सकते हो। बस ये 3 चीजें करनी है आने वाले 10-12 डेज में। 5 चैप्टर। स्टडी टेक्स्ट रीड नहीं करनी हो मत करना, लेकिन कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के समझ में आना चाहिए। फिर जो मेरे नोट्स हैं उनको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इस चीज पे हम अच्छा ये लिखना है, इस चीज पे अच्छा ये लिखना है। लिखना वो है जो मैंने क्लास में बोला है। नोट्स कहां से मिलेंगे? ये लो, ये नोट्स एंड पीपीटीज हैं, इनको डाउनलोड करो। इनको सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लो और उनकी स्पाइरल बाइंड करा लो। आपको नोट्स हार्ड कॉपी में रखने हैं, उनसे पढ़ना आसान है। कोई भी चीज उसमें ऐड करनी है वहीं के वहीं अपनी पेंसिल से लिख लो। अगर लग रहा है कि कोई चीज मैंने खामा डाल रखी है, तुम्हें तो वो पता है, काट दो उसको। इनकी हार्ड कॉपी लेके पढ़ाई करनी है नटशेल में। ये जो आपके सेशंस होंगे, अभी तो आपको 30th तक सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं। अगर कोई ऑलरेडी 5 चैप्टर्स कर चुका है तो सेक्शन बी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे वंस यू विल बी डन विद चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8। जैसे 6, 7, 8 हो तभी आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस पहले मैंने जो कराए हैं वो करना, फिर खुद से ट्राई करना। पहले इन चारों को देख लेना, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब भी मिलेंगे। फिलहाल के लिए 5 चैप्टर करने, क्लासेस देखनी है और उनके नोट्स लर्न करने हैं। सेक्शन ए के जितने क्वेश्चंस हो सके वो करने हैं। अब आते हैं टेस्ट्स पे। सेक्शन ए के टेस्ट्स मतलब जो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे। जैसे ही आपके चैप्टर नंबर 1 to 3 कंप्लीट हो जाए, आप ये वाला टेस्ट दे दो। ये कभी भी दिया जा सकता है, इसके लिए कोई शेड्यूल कुछ भी बैठाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव इट और एट योर ओन पेस। जैसे ही चैप्टर नंबर 4 और 5 कंप्लीट हुए, टेस्ट 2 दे दो। 5 चैप्टर्स डन है तो टेस्ट 3 भी दे दो। ये तीनों आप तब दे पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में आते हैं सेक्शन बी के टेस्ट्स पे। तो सेक्शन बी के टेस्ट्स खुलेंगे
कैलेंडर डेट के हिसाब से। मैंने कैलेंडर में दिए, ये रहे आपके सेक्शन बी के टेस्ट की क्या डेट है, 9 जुलाई पहला टेस्ट, 20 जुलाई दूसरा टेस्ट। यानी कि एलएमएस पे ये तभी खुलेंगे जब इनकी डेट ड्यू होगी। सेक्शन बी के टेस्ट, यहां 30 मार्क्स लिखा हुआ है, मार्क्स मैं चेंज कर दूंगी इसके, ठीक है। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि ये वाले सब्जेक्टिव है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप करेंगे और हमें भेजेंगे। मॉक टेस्ट पेपर्स जब ड्यू आएंगे तब खुलेंगे, अभी इनसे आपको कुछ नहीं करना। रिवीजन टेस्ट सीरीज अभी कुछ नहीं करना। हाँ, ऑडिट करने के लिए एफआर का रिवीजन जरूरी है। आप अगर गलती बताओगे कि क्लाइंट ने इसका ट्रीटमेंट गलत किया है, तो आपको खुद तो ट्रीटमेंट आना चाहिए, तो अब एफआर तो नहीं पढ़ने बैठ जाओगे। एफआर का रिवीजन मैंने यहां डाल रखा है, आप इनको देखो, रिवाइज करो, उसके साथ साथ ऑडिट पढ़ते रहो। रिवीजन ये कब से करना है, जैसे ही चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाए। 3 कंप्लीट होते ही आपको एफआर का रिवीजन शॉट देखना है, बार बार देखते रहो इनको। आईएएस 16 याद हो जाएगा, आईएएस 20 याद हो जाएगा। चाहो तो इसके मैं तुम लोगों को नोट्स भी दे सकती हूँ, इन वालों के जो ये स्टैंडर्ड्स हैं जो बार बार काम आ रहे हैं। इफ यू वांट दैट आई कैन गिव यू, वैसे दे देती हूँ, इट्स बेटर टू गिव इट, ताकि तुम उसको वहीं के वहीं स्पाइरल बाइंड करा लो, ठीक है। तो एक बार मंडे तक प्रिंट आउट मत कराना, मैं मंडे तुम लोगों को इनके नोट्स भी कंसाइज करके दे देती हूँ। तो अपने स्पाइरल बाइंड में ये नोट्स भी प्रिंट आउट करा के लगा लेना हाथ के आगे। यू शुड नो स्टैंडर्ड्स का नंबर क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सारे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, उन्हीं पे से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। ये आपका एलएमएस है, ये पूरा का पूरा। क्लासेस को आप जब क्लिक करेंगे, यहां से क्लिक करिए, वो चल जाएगा, ठीक है। ब्लेंडेड में स्टूडेंट्स तेज तेज भगाते हैं मेरी क्लास को, यहां से आप इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स तो यूज कर चुके हैं एलएमएस को, बट मोर और लेस आपको इसको करना है पूरा सीक्वेंस में। जो क्वेश्चन मैं आपको कह रही थी ना कि चैप्टर नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ये देखो, मैंने चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 को क्लिक किया, चैप्टर 12 दिख रहा है, ये चैप्टर 12 है स्टडी हब का, ठीक है। तो यहां वाली नंबरिंग कैप्लन की है, ये वाली नंबरिंग अगर आपको कहीं अलग दिखे तो वो ट्रैक करने के लिए है, कि अगर आप चाहें कि भाई ये तो बुक से मैच ही नहीं हो रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वो इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि ये चैप्टर 12 है इसीसी स्टडी हब का। तो तुम इसको परेशान होने की बजाय कि भाई ये नंबर क्या आ रहा है, नंबर को जाने दो चूल्हे में, सीधा यहां से देखना चालू करो, पढ़ना चालू करो, ठीक है। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे 9th 10th में भी बहुत सारी चीजें, प्रोसीजर्स देखो। और मैंने कोशिश तो की है कि तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें दिखा के इससे करवाऊं, जैसे इन्वेंट्री में एक आइटम है, गोदाम में इन्वेंट्री होती है, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है जहां पे डेली बेसिस पे इन्वेंट्री काउंट की जाती है, ताकि तुम्हें याद रहे। उसको मैंने किया है ज्वेलरी की इन्वेंट्री से, यानी जो ज्वेलर्स होते हैं ना, वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं जहां पे डेली बेसिस पे साथ के साथ इन्वेंट्री काउंट होती रहती है। तो ये फोटोज का यूज करने का पर्पज ये है ताकि तुम्हारे दिमाग में उस एग्जाम्पल से याद रहे कि हाँ यार ये ज्वेलरी में क्यों यूज होता होगा, क्योंकि प्रीशियस आइटम होता है, महंगा आइटम होता है, इसलिए डेली बेसिस पे और इवन आधे आधे दिन पे भी दे हैव टू कीप ऑन काउंटिंग देयर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, कितना बेच दिया, कितना आया था, वो सारी चीजें, ठीक है। गॉट दिस, समझ गए बात, भावनाएं समझ में आई। अरे भाई लोगों, ओके, नाउ योर टर्न, एनी Q&A। गाइस मैंने बोल लिया, कुछ रह गया है बताओ, डिड आई मिस एनीथिंग। No, ma'am. गाइस इस चीज से कोई परेशानी है, बिकॉज आई वाज रियली स्कैर्ड विद दिस कि पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज पे। लेट मी जस्ट शो यू, वेट,
अच्छा सॉरी, एनी परेशानी विद दिस पार्ट? No, ma'am. नो मैम। ओके, मैंने तुम्हें रीजन बता दिया इसका क्या है, क्योंकि कई बार बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स के साथ तो वैसे भी बहुत मेंटल ब्लॉक है कि नहीं हमें तो मैम से ही समझ में आएगा, लेकिन ईमानदारी की बात यही है यार कि मुझे तुम लोगों की स्पेसिफिक नीड्स के लिए काम करना पड़ेगा और अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। तो अगर मैं जनरल चीजों में उलझी रहूंगी ना तो मैं पर्सन स्पेसिफिक काम कर नहीं पाऊंगी। उसके लिए आई नीड टू गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट थिंग्स। ये मैं चीज किसी और पे नहीं सौंप सकती कि भाई मेरा ये स्टूडेंट कमजोर है, इसके लिए आप एक टेस्ट डेवलप करो जिससे वो ठीक हुए, तो वो बैठेगा नहीं। दिस हैज टू कम फ्रॉम माई हैंड्स ओनली, क्योंकि क्लासेस में मैंने क्या पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया है, उसी के बेसिस पे उसी चीज को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि किसी भी केस में कौन सा आईएएस लगेगा। अब मुझे टेस्ट ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे कि वहां पे बच्चा आइडेंटिफाई करे कि इस पर्टिकुलर चीज में, ट्रांजैक्शन में इशू कौन से स्टैंडर्ड का है। तो ये स्टैंडर्ड के इशू की वजह से ऑडिट रिस्क निकलता है। सो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स जहां पे मेरा उतरना बहुत जरूरी है। एंड इफ आई कीप ऑन डूइंग जनरल ज्ञान हियर, then how will I work on specific issues? ठीक है, सो आई वाज रियली वरिड कि पता नहीं ये इस चीज पे ना स्टूडेंट्स को मेंटल ब्लॉक आ सकता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ओके मनोज, टोटल ड्यूरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स। मैंने वैसे भी बहुत पहाड़ जैसी चीजों को ना थोड़ा सा श्रिंक किया है, बिकॉज कैप्लन व्हाट दे डू इज एक ही चीज के ऊपर ना 4 एग्जाम्पल देते हैं वो। तो मैंने उसको 2 एग्जाम्पल में समझा दिया है कि भाई ये चीज होती है। परपेचुअल इन्वेंट्री में अगर मैंने वो ज्वेलरी वाला दिखाया है तो वो कई चीजें लिखेंगे, माइनिंग लिखेंगे, डायमंड लिखेंगे, फिर कुछ और लिखेंगे, फिर और कुछ लिखेंगे। तो 4-5 चीजों से वो केस समझाते हैं। ठीक है, सो इट्स 50 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, मैम वन डाउट। हाँ जी पूछो। मैम ये लाइक शेड्यूल ऑफ सेशंस है जो 30th जून को हमारा टारगेट चैप्टर है 1 to 5 वाला, मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा ना, लाइक प्रॉब्लम के लिए, या वो टेस्ट का होगा? आपने जैसे बताया कि जो फैकल्टी मेंबर रहेंगे वो दोनों आपसे के लिए, पूछे। दोनों के लिए। सो आइडियली देखो, ऑडिट में प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑडिट में कभी ये दिक्कत नहीं आती कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। ऑडिट में दिक्कत ये आती है कि मैं क्या लिखूं। पर चलो मैं मानती हूं कि तुम्हें प्रॉब्लम आ गई। 1 घंटे के लिए फैकल्टी सामने है या मैं सामने हूं, आप 15-20 मिनट में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो। फिर टीचर एक क्वेश्चन आपको सामने देगा करने को, आपको समझाएगा कि देखो इसमें ये चीजें लिखनी है। फिर आप लिखोगे, फिर वो एक क्वेश्चन और देंगे, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास आएगा कि मेरे समझाने के बाद में बच्चे ने ये लिखा है। फिर वो मैं देखूंगी कि यार ये किस किस ने सही नहीं लिखा बताने के बाद भी, उसके बेसिस पे ये वाला एक टेस्ट तैयार होगा जो आपको ये इंश्योर कराने के लिए होगा कि लाइव क्लास की गलती यहां ठीक करो। यानी लाइव क्लास में तो आप एक चीज प्रैक्टिस कर रहे होगे, ये एडिशनली प्रैक्टिस करोगे। वापस सुनो फॉर बेटर क्लैरिटी। नाउ लेट्स सपोज 30 जून आ गई, आपके सामने आती है जानकी मैम। जानकी मैम इज एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिट ट्यूटर फॉर मेनी इयर्स। वो आती है, पहले 15-20 मिनट आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है प्रॉब्लम सॉल्व करवा देती है। फिर वो एक टॉपिक पे बोलती हैं जिस टॉपिक को हम आपको 2-3 दिन पहले बता देंगे कि भाई प्रैक्टिस इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर करके आना। अब मैम उसमें एक क्वेश्चन आपको देती है, आप सब उसको वहीं पे फिल करते हो और मैम वहीं के वहीं चेक करती है कि हाँ ठीक है आपने ये ठीक किया, आप इसको गलत कर दिया, इसमें ये करना था। ये करने के बाद में फिर से एक आपको क्वेश्चन देती है मैम। ये क्वेश्चन आप करते हो, सबके रिजल्ट्स मेरे पास आते हैं। अब इन रिजल्ट्स को मैं देखूंगी कि भाई मैम ने समझा दिया, उसके बाद भी रिजल्ट्स में से किस किस के गलत हुए हैं ये क्वेश्चंस। अब जो गलती हुई है ना उसी के ऊपर मैं एक टेस्ट क्रिएट करूंगी, कंसीडरिंग कि ये गलती दूर कैसे होगी। यानी ये जो टेस्ट होगा वो आपकी मिस्टेक के बेसिस पे बनेगा, ये पहले से नहीं बन सकता। इट विल बी मेड बेसिस आप किस चीज में अटक रहे हो। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे उसी गलती के ऊपर बने हुए आएंगे। ये जो टेस्ट होगा वो प्रॉब्लम क्लास या प्रैक्टिस सेशन होने के बाद होगा, डेडिकेटेड टू योर वीकनेसेस। अब देखो जैसे तुम्हें कैसे समझाऊं। चलो, मैथ्स याद है सबको? मैथ्स याद है सबको थोड़ी बहुत? Yes. यस मैम।
मैथ्स तुमसे पूछ नहीं रही, लेट सपोज आपके पूरे सिलेबस में या आपकी पूरी क्लास में मैम ने आपको 3 टॉपिक्स कराए। 3 टॉपिक्स में से एक तो टॉपिक था जहां पे आप टोटलिंग कर रहे थे, एक टॉपिक था जहां पे आपको टेबल्स बोलनी थी, तीसरा टॉपिक था जहां पे आपको वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर निकालना था। अब बाकी 2 तो ठीक रहे, एरिया पेरीमीटर में गड़बड़ हो गई। मैम ने आपको जो टेस्ट दिया उसमें एरिया पेरीमीटर आपका गलत निकला। अब मैं ये जो टेस्ट बनाऊंगी, ये वाला टेस्ट होगा एरिया और पेरीमीटर पे, और इस पे सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ताकि एरिया और पेरीमीटर में आगे से गलती होने की कहानी ही खत्म हो जाए। बात समझ आई? हाउ विल दिस वर्क? यस मैम। ठीक है मनोज, क्या हुआ? ये सवाल क्यों आया? मनोज, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडियो रिकॉर्डेड। मैडम लाइव वाला है तो बीच बीच में सवाल सवाल थोड़ा डिस्टरबेंस भी रहते हैं, इसलिए आई नो स्टूडियो पर मैंने ऑडिट लिया नहीं है लाइव बहुत टाइम से। इसमें मेरे ख्याल से 3-4 चैप्टर तो है लाइव की रिकॉर्डिंग, और 7-8 चैप्टर हैं इसकी स्टूडियो रिकॉर्डेड। ओके मैम। ठीक है, मैं पता है एफएम की और पीएम की रिकॉर्डिंग करते करते रुक गई यही फीडबैक सुन के। जैसे ये वाला आपको मिल जाएगा, स्टूडियो रिकॉर्डेड है, स्टूडियो रिकॉर्डेड है, स्टूडियो रिकॉर्डेड है। दिस इज लाइव चैप्टर 4, ये इंपॉर्टेंट भी है, चैप्टर 4 लाइव है। ठीक है, इसमें बच्चों की आवाज मिलेगी आपको। चैप्टर 5 स्टूडियो रिकॉर्डेड है। ये चैप्टर नंबर 6 इज सीम्स टू बी लाइव, ये लाइव है। लाइव तो है, 4-5 लाइव है, और 6-7 वो है, ये भी लाइव है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 लाइव मिक्स है। मनोज, मिक्स है। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो टॉर्चर पूरा का पूरा ना स्टूडियो का होगा ना लाइव का होगा। मिक्स हो गया सब कुछ। ठीक है जी, सारे डाउट्स क्लियर, सबको समझ आया? क्लासेस और उसके बाद में कैसे चीजें करेक्ट होंगी वो बात समझ में आई? इफ ड्यूरिंग द क्लास मैम टेल्स मी कि बच्चों को वॉल्यूम कैलकुलेशन नहीं आ रही है, तो टेस्ट वॉल्यूम पे ही बेस्ड होगा। उसमें पहले फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके टेस्ट से पहले आप लोगों को फिर बार बार प्रैक्टिस वॉल्यूम से रिलेटेड आएगी, नॉट रिलेटेड टू समथिंग जो जनरल चल रहा होगा। गॉट इट? थैंक यू यस मैम। पक्षिका। पक्षिका, मुझे बहुत टाइम चाहिएगा इसके लिए, इसमें तुम लोगों का साथ चाहिए कि जब जब मैं बोलूं कि भाई ये फॉर्म भर दो, प्लीज तुम्हारा कौन सा एरिया वीक चल रहा है उस पर टिक मार्क कर दो, तो यू नीड टू फिल दैट फॉर्म। फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में जब मैं बोलूं कि इसी आंसर को वापस से लिखो तो लिखना है। सो द सपोर्ट हैज टू बी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। मेरे अकेले के बाजा बजाने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, चलो ओके जी। सो आई होप ऑल दी क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। ये वाली वीडियो जूम जो रिकॉर्डिंग होता है, इट टेक सम टाइम्स टू प्रोसेस, सो होपफुली मुझे ये प्रोसेस होके मिलेगी रात को 10-11 बजे तक। सो पोस्ट दैट मैं इसको सुबह ही अपलोड कर पाऊंगी। दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज अभी वी हैव अलाउड पीपल टू अटेंड इट इवन इफ दे हैव नॉट एनरोल्ड। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और एज पर प्लानर जो मैंने दिखाया, 30th इज दी फर्स्ट क्लास। तो जितने भी लोग अभी सोच रहे हैं कि शायद हम ज्वाइन करेंगे, अगर हमें करना है तो कर लो, किसी और को करना है तो भी कर लो, क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी करो। 2 सितंबर को तुम्हारा एग्जाम है, 2 सितंबर। सो इस बार दी एग्जाम्स आर बहुत पहले, कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है सितंबर का, तो इसलिए यू नीड टू नाउ क्विकली टेक अ डिसीजन इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। मुझे नहीं करना, मत करो, किसी और को करना है कर लो, लेकिन कर लो जल्दी। क्या होता है कि थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स, सो डोंट ओवर थिंक। 4-5 चीजें एनालाइज कर ली, उसके बाद में जस्ट ज्वाइन एंड स्टार्ट स्टडिंग। किताबें कॉपी लो, फिर बैठ जाओ पढ़ने। ओके, चलो तो YouTube पे यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच आई मिस्टेकनली लेफ्ट, और तुम्हें बाद में कुछ क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर देयर।
Till the time you have to study, and we'll catch up on 30th then. Okay? Bye bye guys. Bye. Okay, thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.